नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल का नाम है मेरी किताबें, पुस्तक जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफ़ी अच्छे समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये नतीजे निकलते हैं। नंबर 1, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। नंबर 2, कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर दे बैठते हैं। नंबर 3, एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। नंबर 4, अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। नंबर 5, अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियां हों तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है, जिसमें पहला पॉइंट है चरित्र, दूसरा प्रतिबद्धता, तीसरा दृढ़ विश्वास, चौथा तहजीब, पांचवा साहस। अब नंबर 6, कई लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जा सकता है, पर दुख की बात यह है कि इसके बावजूद वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है। क्षमता में योग्यता और सीखे हुए हुनर को अमल लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होती हैं। इच्छा वह नजरिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नजरिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। विंस्टन चर्चिल। शिक्षित होने का मतलब क्या है? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? पहले, वे जो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात में सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे, वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे, वे जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात है कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने यह सभी बातें सीखी हैं, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। बहुमुखी शिक्षा क्या है? एक जंगल में कुछ जानवरों में
स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना एवं बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में A ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी C ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में वह फेल हो ही गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं। उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में A ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसके ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी C ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल को, जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। हॉर्मिंग बर्ड, गुंजन करने वाली छोटी सी चिड़िया, का वजन 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हॉर्मिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वह हवा में ऊंचे उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अज्ञानता, अज्ञानी होना उतनी ही शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। बेंजामिन फ्रैंकलिन। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दोगुनी होती जा रही है। सूचनाओं के इतनी सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें जरूरी चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को दूसरों की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना ना सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहाँ अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने जाते हैं। व्यावहारिक समझ। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है, पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है जिसे व्यावहारिक समझ कहते हैं। चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यावहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यावहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यावहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। भरपूर व्यावहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली।
उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज़्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा, वह ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है? बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज़्यादा महत्व नहीं होता, हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होती है। अपने दिमाग को खुराक दीजिए। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज़ अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज़ अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने शरीर को रोज़ सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दें तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। शिक्षा एक खजाना है। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे? इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर टिका रहता है। 5वां कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला ना तो पैसे से ना ही कुछ और देकर चुका सकते हैं। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नज़रिया और आत्मसम्मान विकसित करने के लिए तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चला रहा था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैं सालों में नहीं सीख सका था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोककर कहा, शिव, मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि उसने नज़रिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वह कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा वह अब अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। मैंने कहा, मेरे लिए इस अच्छा शब्द का कोई मायने नहीं है। मुझे ये बतलाओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव क्या आया है। दरअसल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव न आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सीखा है। उस कैदी ने मुझसे कहा कि अब वह हर रोज़ बाइबल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा कि बाइबल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा है। उसने जवाब दिया, अब वह खुद को खुद अपने साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने उससे कहा, यह तो ठीक बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। उसने मुझसे कहा कि वह समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने अपना सवाल दोहराया,
तो फिर उसने वही जवाब दिया। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि मैं किसी अलग जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्से से भरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे बताया कि उसके पहले के जवाब और इस बार के जवाब में एक शब्द का अंतर था। पहले उसने कहा था बनने की कोशिश करूंगा, और इस बार उसने कहा कि मैं बनूंगा। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फर्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, वह कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के लिए दरवाजों को खुला रखता है। हमारी बातचीत इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।